जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको हमारी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि दोस्तों, ये समय कुछ ऐसा हो गया है, नहीं तो इस वक्त तक बाजारों में जो चहल पहल रहती थी और लोग दशहरा देखने जाते थे, इस वक्त इस चाइनीज़ वायरस की वजह से इस वक्त सब कुछ आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन फिर भी दिल के अंदर उम्मीदें होनी चाहिए और कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। बहरहाल शुरू करते हैं अपने डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के VLSR-SAM प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया है। एक नए टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार डीआरडीओ ने 8 सेल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम यानी कि VLS को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल, जो कि अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के आधार पर तैयार की जाएगी और इस प्रोटोटाइप से VLSR-SAM मिसाइल के निर्माण पर काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले वाले टेंडर में VLSR-SAM मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए कई पार्टीज को बिड लगाने के लिए कहा गया था। हालांकि ताजा दस्तावेजों से पता चलता है कि एस्ट्रा MK1 BV रैम पर आधारित VLSR-SAM को शुरुआती लॉन्च के लिए पहली बार बूस्टर मोटर मिलेगा और पहली बार TVC यानी कि थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल को भी सपोर्ट किया गया है। VLSR-SAM एक अगली पीढ़ी की जहाज आधारित सभी मौसम वायु रक्षा हथियार प्रणाली होगी, जो सभी नोन यानी कि ज्ञात और अनुमानित वायु लक्ष्यों के खिलाफ पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी और 25 किलोमीटर के बाद ये फर्स्ट स्टेज बूस्टर मोटर का इस्तेमाल करेगी, जो कि इसकी रेंज को 40 किलोमीटर से अधिक तक कर देगा, यानी कि इसकी इंटरसेप्शन रेंज 40 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। हाल ही में सूत्रों ने बताया था कि VLSR-SAM को वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 2 प्रकारों में यानी कि 2 वेरिएंट्स में विकसित किया जाएगा। वायुसेना को उच्च गतिशीलता ट्रक माउंटेड कैनिस्टर आधारित VLSR-SAM मिलेगी और नौसेना को अपने फ्रंट लाइन यानी कि अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए कैनिस्टर आधारित VLSR-SAM मिलेगा, जो कि इजराइल द्वारा बराक 1 पॉइंटेड डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों की जगह लेगा। हालांकि आपको बता दें कि 2006 में तकनीकी मुद्दों के कारण भारत ने अपने त्रिशूल SR-SAM प्रोग्राम को खत्म कर दिया था। इंडियन नेवी 2019 में कोमोर्टा क्लास पर अपने इजरायली बराक 1 एयर डिफेंस सिस्टम को बदलने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP को जारी किया था, लेकिन किसी भी विदेशी मिसाइल का चयन नहीं किया गया था और अभी भी INS करवती में, जो कि लेटेस्ट कोमोर्टा क्लास का जहाज है जिसे अभी शामिल किया गया है नौसेना में, उसमें बराक 1 और VLSR-SAM जैसे किसी भी पॉइंटेड डिफेंस सिस्टम मिसाइल के बिना आता है, जो कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के लिए गंभीर बाधाओं में से एक है। दोस्तों, अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। जैसे कि आप सभी को आज मालूम चल चुका होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया है और इसके बारे में मैंने आपको एक दिन में एक वीडियो भी अपलोड करके दे दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा के बाद सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा वैकल्पिक अलाइनमेंट गंगटोक नाथुला रोड का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच सीमा पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश के 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि BRO द्वारा सिक्किम के अधिकांश सीमावर्ती सड़कों का डबल लेन में अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इनमें से ईस्ट सिक्किम में 65 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है और 55 किलोमीटर सड़क का निर्माण योजना के तहत है। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रहा है और पाकिस्तान भारत से जानकारी इकट्ठा करने के लिए खास करके लड़कियों को प्रशिक्षित कर रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसी यानी कि MI देश के प्रमुख कॉलेजों से युवा और शिक्षित महिला स्नातकों की भर्ती कर रहा है और उन्हें मुख्य रूप से भारत में खुफिया जानकारी जुटाने के काम में लगा रखा है और इन नए भर्ती हुए लोगों में ज्यादातर लड़कियां हैं, जो कि भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के अधिकारियों से जानकारी इकट्ठा करने की इन्हें कला सिखाई गई है। संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में ऐसी एक महिला अधिकारी के बारे में खुलासा किया गया है, जिसे कम से कम 3 साल पहले सेवा में भर्ती किया गया था। 28 वर्षीय ये महिला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय इस्लामाबाद से स्नातक है, ये महिला अधिकारियों और जवानों से जानकारी इकट्ठा करने की उसकी प्रभावशाली क्षमता के कारण भारत के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में उभरी है। GH की रावलपिंडी के लिए 414 INT डेस्क का हिस्सा है, जो भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सीमा क्षेत्रों के साथ सैनिकों की आवाजाही को इकट्ठा करने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिलाएं रक्षा मंत्रालय के नाम पे फोन करती थी, हमारे डिफेंस मुख्यालय जहां डिफेंस हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर फोन करती थी और जानकारी लेने की बात करती थी। हालांकि पकड़ तब हुई जब सेना अधिकारियों ने ये पूछा कि आप किस वजह से ये जानकारी मांग रहे हैं, और तब इस महिला ने टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया और जिससे ये अधिकारी समझ गए कि ये फेक फोन कॉल है जो कि जानकारी इकट्ठा लेने के लिए किया जा रहा है।
अगली खबर भारतीय खुफिया एजेंसी को लेकर आ रही है, जिसने एक बार फिर से नेपाल को चेताया है कि चीन ने उसकी जमीन पर दोबारा से अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है। चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में फैले कई स्थानों पर नेपाल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसी ने देश की राजधानी को भी अलर्ट जारी किया है। एजेंसी ने संकेत दिया है कि बीजिंग नेपाली सीमाओं की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी मंशा है कि वो अधिक से अधिक अतिक्रमण कर सके। आंतरिक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक परिदृश्य और खराब हो सकता है, क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तारवादी एजेंडे को ढाल देने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामने भूमि हड़पने के चीन के प्रयासों को हरी झंडी दिखाने वाले नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के बारे में भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि चीन ने नेपाल के जिन जमीनों को हड़पने की योजना बना रखी है, उनमें दोलखा, गोरखा, दारचूला, हुमला, रसवा, सिंधुपाला चौक आदि शामिल है। चीन नेपाल की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर दोलखा में 1500 मीटर आगे बढ़ गया है। कोल्लन क्षेत्र में सीमा स्तंभ यानी कि बाउंड्री पिलर संख्या 57 को धकेलना भी शामिल है। इसके अलावा बाउंड्री पिलर 35, 37 और 38 के साथ ही सीमा स्तंभ 62 को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि काफी टेंशन वाली बात है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाउंड्री धकेलते हुए वो नेपाल के अंदर कोशिश कर रहा है घुसने की, और कितना ही एरिया वो अंदर ले चुका है इसके बारे में भी अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि और करीब आता रहेगा चीन भारत के। तो यहाँ पर भारत को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से, आप समझ सकते हैं कि विस्तारवादी योजना है चीन की, उसको रोकने के लिए नेपाल के बस की तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत ने अभी जो हाल ही में रॉ चीफ ने मुलाकात भी की है चीन के प्रधानमंत्री ओली के साथ, कि भैया शायद यही बात उसमें उभरी होगी कि जिसमें सीमा मुद्दे को बताया होगा कि भाई तुम्हारी जमीन हड़पनी शुरू हो गई है। बहरहाल अब आगे नेपाल के लोग क्या चाहते हैं वो समय बताएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 अक्टूबर को भारतीय सेना के कमांडरों के 4 दिवसीय सम्मेलन यानी कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन दिल्ली में 26 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें सेना प्रमुख MM नरवणे समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उप सेना प्रमुख, सभी सेना कमांडर, सेना मुख्यालय के प्रधान कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सम्मेलन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुखों का संबोधन होगा। 28 अक्टूबर को सैन्य कमांडर विभिन्न एजेंडों पर बातचीत करेंगे। अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। भारत की नई अंतरिक्ष नीति न केवल निजी भारतीय संस्थाओं के लिए क्षेत्र को खोलेगी, बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी और विदेशी कंपनियों को देश में सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति देगी। अंतरिक्ष विभाग के सचिव के सिवन ने इस बारे में जानकारी दी और ये साहसिक पहल एक नीति ढांचे की तैयारी का हिस्सा होने की संभावना है। इसमें भारतीय कंपनियों के साथ या बिना टाई अप के अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI की अनुमति देना है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों की मेजबानी में संलग्न होने की अनुमति देना शामिल है। केसीवन ने कहा कि भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ गठजोड़ कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारी यानी कि भारतीय फर्मों में 60% निवेश हो सकता है और विदेशी कंपनियां FDI के माध्यम से 40% तक निवेश कर सकती हैं। केसीवन ने कहा कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर पूरी तरह चालू होने के बाद और अधिक क्लियरिटी देगा और पाइपलाइन में अन्य नीतियों को भी लागू करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में रुचि दिखाई है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।